प्रोड्यूस होता है। जब हमारे हार्ट मसल्स को जितना ऑक्सीजन या फिर जितना ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए होता है, उतना नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से हमारे हार्ट के अंदर एक कंडीशन प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इस्चेमिया। इसी मायोकार्डियल इस्चेमिया के वजह से हमारे चेस्ट के अंदर पेन होने लगता है या हमारे चेस्ट के अंदर काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। इसी चेस्ट पेन एंड इसी चेस्ट डिस्कम्फर्ट को हम अंजाइना या फिर अंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। इसका हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। अंजाइना और अंजाइना पेक्टोरिस इज अ कंडीशन marked by chest pain or discomfort that occurs when the heart muscles does not get enough oxygen rich blood। जैसा कि अभी हमने देखा था कि जब हमारे हार्ट मसल को जितना ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए होता है, उतना ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिल पाता है, तो इसी के वजह से हमारे चेस्ट के अंदर पेन होने लगता है या फिर चेस्ट के अंदर डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। और इसी चेस्ट पेन एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट को अंजाइना या फिर अंजाइना पेक्टोरिस बोला जाता है। अगर अंजाइना पेक्टोरिस को टाइम पर ठीक नहीं किया गया तो पेशेंट को आगे चलकर हार्ट अटैक भी आ सकता है। सो ये तो था एक इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन अबाउट अंजाइना। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ अंजाइना के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर अंजाइना किस वजह से होता है, अंजाइना के पीछे कारण क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। Angina pectoris occurs when there is an imbalance between the oxygen supply and oxygen demand of the heart muscle. This mismatch leads to transient myocardial ischemia, causing chest discomfort or pain. The most common cause is atherosclerosis of the coronary arteries, where plaque buildup narrows the vessels and reduces blood flow. Other causes include coronary artery spasm, increased oxygen demand during exertion, stress, heavy meal or cold exposure and reduced oxygen supply due to anemia और हाइपोक्सिया। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि जब हमारे हार्ट मसल्स को जितना ऑक्सीजन या फिर जितना ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए होता है, उतना नहीं मिल पाता है, तो इसी इम्बैलेंस या फिर इसी मिसमैच की वजह से हमारे हार्ट के अंदर मायोकार्डियल इस्चेमिया नाम का कंडीशन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके वजह से हमारे चेस्ट में पेन होने लगता है या फिर चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होने लगता है। इसी चेस्ट पेन एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट को हम अंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। अंजाइना पेक्टोरिस के काफी सारे कॉजेस होते हैं। सबसे पहला मेन कॉज है एथेरोस्क्लेरोसिस। जब हमारे कोरोनरी आर्टरीज के अंदर प्लेक काफी ज्यादा बड़ा फॉर्म हो जाता है या फिर हमारे कोरोनरी आर्टरीज के अंदर फैट या फिर कोलेस्ट्रॉल काफी ज्यादा जमा हो जाते हैं, तो इसकी वजह से कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लड का फ्लो काफी ज्यादा कम हो जाता है। और जब ब्लड का फ्लो काफी ज्यादा कम हो जाएगा तो हमारे हार्ट की तरफ ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। और जब हमारे हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिल पाता है, तो उसी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर अंजाइना या फिर अंजाइना पेक्टोरिस होने लगता है। दूसरा मेन कॉज होता है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। जब हमारे कोरोनरी आर्टरी का स्पाज्म हो जाता है, यानी कि जब हमारा कोरोनरी आर्टरी पूरी तरह से टाइट हो जाता है, पूरी तरह से पतला हो जाता है या नैरो हो जाता है, तो इसी की वजह से हमारे कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लड का फ्लो भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। जब ब्लड का फ्लो कम होगा तो हमारे हार्ट मसल्स के तरफ ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर अंजाइना या फिर अंजाइना पेक्टोरिस होने लगता है। तीसरा मेन कॉज है इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड ड्यूरिंग एक्सर्शन। जब हम काफी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि जब हमारी बॉडी एक्सर्शन मोड पे रहती है, तो उस वक्त हमारे हार्ट को ऑक्सीजन काफी ज्यादा चाहिए होता है। और जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो उसकी वजह से हमारा बॉडी अंजाइना या फिर अंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन में पहुंच जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं, यानी कि जब हम काफी ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या फिर अगर हमने काफी हैवी मील कंज्यूम कर लिया है या फिर अगर हम काफी ठंडे कंडीशन में रह रहे हैं, तो इसकी वजह से भी अंजाइना पेक्टोरिस डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। और जब हमारे बॉडी के अंदर एनीमिया या फिर हाइपोक्सिया कंडीशन प्रोड्यूस हो जाता है, तो इस कंडीशन की वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर अंजाइना एंड अंजाइना पेक्टोरिस डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। अंजाइना थ्री मेन टाइप के होते हैं। पहला होता है स्टेबल अंजाइना, दूसरा है अनस्टेबल अंजाइना एंड तीसरा है वेरिएंट अंजाइना, जिसको हम प्रिंसमेंटल अंजाइना भी बोलते हैं। अगर हम बात करें स्टेबल अंजाइना की, तो ये अंजाइना प्रेडिक्टेबल होता है और ये अंजाइना ज्यादातर
एक्सरसाइज करने से या फिर स्ट्रेस लेने से प्रोड्यूस हो जाता है। स्टेबल एंजाइना रेस्ट लेने से एंड मेडिसिन लेने से ठीक हो जाता है। अगर हम बात करें अनस्टेबल एंजाइना की, तो अनस्टेबल एंजाइना अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी कि ये कब हो जाए हमें इसका अंदाजा नहीं होता है, और ये रेस्ट लेने पर भी हो सकता है। यानी कि जब पेशेंट रेस्ट पे रहे, आराम कर रहा हो, तभी भी उसे अनस्टेबल एंजाइना होने के चांसेस रहते हैं। अनस्टेबल एंजाइना एक टाइप का मेडिकल इमरजेंसी होता है, यानी कि अनस्टेबल एंजाइना के दौरान हमें मेडिकेशन के साथ साथ डॉक्टर का भी ज़रूरत पड़ता है। अगर हम बात करें वेरिएंट एंजाइना की, तो वेरिएंट एंजाइना ज़्यादातर कोरोनरी आर्टरी के स्पाज़म होने से हो जाता है। जब हमारा कोरोनरी आर्टरीज पूरी तरह से टाइट हो जाता है, पूरी तरह से पतला हो जाता है, तो उसकी वजह से वेरिएंट एंजाइना होने लगता है। सो ये तो था इडियोपैथोजेनेसिस ऑफ एंजाइना। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एंजाइना के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंजाइना का साइंस एंड सिम्टम्स क्या होता है, इसके लक्षण क्या-क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। द प्राइमरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एंजाइना इज चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, ऑफन डिस्क्राइब एज सेंसेशन ऑफ टाइटनेस, प्रेशर और स्क्वीजिंग इन द चेस्ट। दिस पेन में रेडिएट टू द नेक, जॉ, shoulders, left arm or back. Other common symptoms include shortness of breath, fatigue, dizziness or lightheadedness, nausea and sweating. These symptoms are usually triggered by physical exertion or emotional stress and are typically relieved by rest or medication. Recognizing these signs early is crucial for prevention of complications like myocardial infarction. अंजाइना का मेन क्लिनिकल साइन होता है चेस्ट पेन या फिर चेस्ट डिस्कम्फर्ट, जो अक्सर टाइटनेस, प्रेशर या स्क्वीजिंग जैसा फील होता है। ये पेन सिर्फ चेस्ट में ही नहीं रहता है, ये पेन हमारे जॉ, नेक, शोल्डर, लेफ्ट आर्म या फिर बॉडी के बैक तक भी पहुंच सकता है। इसी के साथ साथ काफी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, फटीग होने लगता है, डीजीनेस होने लगता है, यानी कि पेशेंट को चक्कर भी आने लगता है, पेशेंट को नौजिया एंड स्वेटिंग भी हो सकता है। ये सिम्टम्स ज़्यादातर फिजिकल एक्सरसाइज या फिर इमोशनल स्ट्रेस की वजह से बढ़ सकता है, ट्रिगर होता है। और ये जितने भी सिम्टम्स अभी तक हमने देखे, ये सब के सब सिम्टम्स रेस्ट लेने से या फिर मेडिकेशन लेने से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर इन सिम्टम्स को टाइम पर ठीक नहीं किया गया, तो आगे चलकर इसी सब की वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक भी हो सकता है। सो ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अंजाइना या फिर अंजाइना पेक्टोरिस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अंजाइना के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि अंजाइना डिजीज को बिना किसी मेडिकेशन के किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर किसी पेशेंट को अंजाइना हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट को उन चीज़ों से बचना चाहिए जिसकी वजह से अंजाइना डिजीज काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि पेशेंट को हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, या फिर पेशेंट को काफ़ी ठंडे कंडीशन में नहीं रहना चाहिए, एंड पेशेंट को इमोशनल स्ट्रेस से भी बचना चाहिए। दूसरा है डाइटरी चेंजेस। अगर किसी पेशेंट को अंजाइना पेक्टोरिस डिजीज हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट को अपने डाइट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं। ऐसे पेशेंट को लो फैट, लो कोलेस्ट्रॉल वाला डाइट लेने चाहिए। अगर पेशेंट ने लो कोलेस्ट्रॉल वाला डाइट लेना चालू कर दिया, तो पेशेंट के आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम हो जाएगा, और जैसे ही ये बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा, पेशेंट के आर्टरीज के अंदर ब्लड का फ्लो भी अच्छे तरीके से हो पाएगा, और ब्लड फ्लो होने की वजह से अंजाइना पेक्टोरिस धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। इसके बाद है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर किसी पेशेंट को अंजाइना पेक्टोरिस डिजीज है, तो ऐसे पेशेंट को डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज करना चाहिए। माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज करने की वजह से हमारे हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो काफ़ी अच्छे तरीके से पहुंच जाता है। इसके बाद है वेट मैनेजमेंट। अंजाइना पेक्टोरिस वाले पेशेंट को अपना वेट अच्छे तरीके से मेंटेन करके रहना चाहिए। अगर वेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज होने की वजह से हार्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, और इसके वजह से अंजाइना पेक्टोरिस होने के और ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद है स्मोकिंग सीजेशन। अंजाइना पेक्टोरिस वाले पेशेंट को स्मोकिंग पूरी तरह से छोड़ना चाहिए। अगर स्मोकिंग उन्होंने नहीं छोड़ा, तो उनके कोरोनरी आर्टरीज और ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से अंजाइना पेक्टोरिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट है लिमिट अल्कोहल। अगर किसी पेशेंट को अंजाइना पेक्टोरिस डिजीज है तो ऐसे पेशेंट को अल्कोहल का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा कम करना चाहिए या फिर पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। अगर अल्कोहल का कंजम्पशन बंद नहीं किया तो ऐसे पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से भी अंजाइना पेक्टोरिस बार बार होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस रिडक्शन। अंजाइना पेक्टोरिस वाले पेशेंट को स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए ऐसे पेशेंट को योगा, मेडिटेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने चाहिए, जिसकी वजह से उनका अंजाइना प्रिवेंट हो सकता है। लास्ट है कंट्रोल ऑफ रिस्क फैक्टर्स। अगर किसी पेशेंट को अंजाइना पेक्टोरिस है तो ऐसे पेशेंट को डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहिए। अगर ऐसे पेशेंट ने अपना डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं किया या फिर कंट्रोल नहीं किया तो इसकी वजह से पेशेंट का अंजाइना पेक्टोरिस और ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आगे चल के पेशेंट को हार्ट अटैक जैसे डिजीज भी हो सकते हैं। सो ये तो था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अंजाइना, यानी कि अंजाइना डिसीज को हम बिना किसी मेडिकेशन के किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में हमने देखा। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अंजाइना के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि अंजाइना डिजीज को मेडिकेशन के जरिए किस तरीके से ठीक किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है नाइट्रेट्स। इसके एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन एंड आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट। ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करते हैं और हार्ट के ऊपर वर्कलोड को भी रिड्यूस करने का काम करते हैं। इसी की वजह से हमारे हार्ट का जो ऑक्सीजन डिमांड होता है वो मैनेज हो जाता है एंड अंजाइना डिजीज भी धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। दूसरा है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स के एग्जाम्पल है अटीनोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल। ये ड्रग्स हमारे हार्ट रेट को कम करने का काम करते हैं एंड ऑक्सीजन डिमांड को भी थोड़ा सा कम करने का काम करते हैं। जैसे ही हार्ट का ऑक्सीजन डिमांड कम होगा वैसे ही अंजाइना पेक्टोरिस भी धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। इसके बाद है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसके एग्जाम्पल है एम्लोडिपिन, वेरापामिल एंड डिल्टियाजेम। ये ड्रग हमारे ब्लड वेसल को रिलैक्स करने का काम करते हैं एंड ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसको भी इम्प्रूव करने का काम करते हैं और इसी की वजह से अंजाइना भी धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। इसके बाद है एंटी प्लेटलेट एजेंट्स। इसके एग्जाम्पल है एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रेल। ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और आर्टरीज के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर देते हैं। जब आर्टरीज के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन प्रिवेंट हो जाएगा तो आर्टरीज के अंदर ब्लड का फ्लो अच्छे तरीके से होने लगता है और इसके वजह से अंजाइना डिजीज भी धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। इसके बाद है स्टैटिन्स। इसके एग्जाम्पल है एटोरवास्टैटिन एंड रोजुवास्टैटिन। ये ड्रग्स हमारे आर्टरीज के अंदर प्लेक के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं एंड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करते हैं, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को कम करने का काम करते हैं। जैसे ही बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे आर्टरीज के अंदर कम होता है वैसे ही ब्लड फ्लो अच्छे तरीके से होने लगता है और अंजाइना डिजीज भी धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट ड्रग है रेनोलाजिन। रेनोलाजिन का इस्तेमाल ज्यादातर क्रोनिक अंजाइना कंडीशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है एसीई इनिबिटर्स, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। इसके एग्जांपल है रेमिप्रिल एंड टेल्मिसर्टन। ये ड्रग्स उन पेशेंट को दिया जाता है जिन पेशेंट को अंजाइना डिजीज के साथ साथ हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज भी होता है। ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को मैनेज करने का काम करते हैं। इसकी वजह से हमारा अंजाइना भी धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। लास्ट है कॉम्बिनेशन थेरेपी। कुछ सीवियर कंडीशन में या फिर कुछ इमरजेंसी कंडीशन में जब अंजाइना काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे टाइम पर कॉम्बिनेशन ड्रग का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि पेशेंट को नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स, एंटी प्लेटलेट एजेंट्स का कॉम्बिनेशन देना पड़ता है और इसी की वजह से पेशेंट का जो अंजाइना है वो धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अंजाइना, यानी कि मेडिकेशन का यूज करके अंजाइना डिजीज को किस तरीके से ठीक किया जाता है उसके बारे में हमने देखा। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर अंजाइना चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।